Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबका इस Sathology के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें और हमारी बातों को समझें। बहुत सारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। ऑल आवर शोज आर रेफरेंसेबल। आप सारे शोज को वापस रेफर कर सकते हैं। Every single show has been made from a historical point of view, so you can learn a lot of history in our shows. So all our 1,000+ videos have been full of information, new information, and sometimes that information may challenge you, but most of our guests bring unique perspective. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो खालिस्तान का इतिहास, ये खालिस्तान वर्ड कहाँ से आया और खालिस्तान का मेन इशू क्या है और ये किसने शुरू किया। तो लेट अस डिस्कस। लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्ते रामेश्वर। नमस्कार। नमस्ते। तो ये इतना बवाल बन चुका है कनाडा और अभी एक चीज समझ में आया है कि कि वेस्टर्न कंट्रीज में कनाडा भी एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन है। हम्म, और कनाडा का जो इमेज बना था पूरे विश्व में, अभी ऐसा लगता है कि हम्म, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने सबको, कनाडा को टेरर को आउटसोर्स कर दिया है। तो हम्म, वेस्ट में है कनाडा और हमारे एशिया में है पाकिस्तान। टू टेरर हम्म, स्पॉन्सरिंग नेशंस हो गए। बिल्कुल। एंड द काइंड ऑफ थिंग व्हाट दे हैव डन इज, और एशिया में यूक्रेन भी है, यूक्रेन, पाकिस्तान एंड कनाडा। नाउ दीस थ्री कंट्रीज हम्म, आर सिमिलर। तो, हम्म, तो ये इतिहास क्या है खालिस्तान का, बिकॉज ये लोगों को समझ में नहीं आता है। जी। ये क्या है कि एक मेटकॉफ करके अंग्रेज था जब ब्रिटिश शासन था लगभग आधे भारत में। 90 वर्ष तक आधे भारत में ब्रिटिश शासन था। तो इन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ अलग अलग तरह का सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी आंदोलन चले। तो पहले तो उन्होंने हिंदू समाज के भीतर ये भेद करने की कोशिश की कि ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण। फिर ये कहा कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट। फिर वो सब बहुत से चले, वो आज का विषय नहीं है। फिर उन्होंने कोशिश की कि एक तो भगवान बुद्ध को अहिंदू बताएं, हिंदुओं से बाहर, जबकि भगवान बुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय हिंदू थे। और दूसरा फिर उसके बाद कोशिश किया कि उसी सूर्यवंश में जो गुरु नानक देव पैदा हुए उनको भी बताया जाए कि ये कोई अलग धर्म के संस्थापक है। तो कोशिश तो किया, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत की। मेटकॉफ ने सबसे पहले मेहनत की, उसने पुस्तकें लिखी और कुछ सिख विद्वान अपने को, सिख स्कॉलर जो अंग्रेजों के मित्र थे, उनको तैयार किया। लेकिन जो कोशिश है वो बहुत हास्यास्पद है। क्या किया उन्होंने? सिलेक्टिव उदाहरण लिए। यानी जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, तो गुरु ग्रंथ साहब में तो भगवान राम के और भगवान कृष्ण की सगुण कथाएं भरी पड़ी हैं। भगवान कृष्ण ने जो कालिया दहन किया या जो कंस को मारा, सबके किस्से हैं, सबकी कथाएं हैं। भगवान राम ने रावण को मारा, सारी कथाएं हैं। तो सगुण है ना जो अमूर्त। लेकिन कोशिश की इन्होंने कि ये बता दें कि ये कोई निर्गुण के उपासक हैं। निर्गुण और सगुण जैसा कोई भेद भारत के किसी भी बड़े दार्शनिक ने, क्योंकि ये तो मूर्खों का भेद है ना। जो निर्गुण है वही सगुण होता है। तो निर्गुण और सगुण का भेद क्या है? इसकी कोशिश ये थी कि इस्लाम और ईसाइयत को भी कोई एक मोनोथीस्ट का गलत ट्रांसलेशन यहाँ किया कि एक ईश्वरवाद। ये झूठ फैलाया कि ये किसी एक ईश्वर को, यानी सारे ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर है, इसे मानते हैं, जो झूठ था। क्योंकि न तो क्रिश्चियनिटी एक ईश्वर को मानती है और न ही इस्लाम एक ईश्वर को मानता है। वो लोग तो एक पंथ को मानते हैं। मतलब मेरा पंथ सही है, तुम्हारा गलत है। एक ईश्वर को मानने पर तो सारे ही जो ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के भक्तों के पंथ हैं वो सब बराबर माने जाएंगे। तो झूठ, छल, शब्दों का खेल, शब्दों का छल इससे किया। और उसके पीछे कोई बुद्धि का खेल नहीं था, उसके पीछे धन, राजनीति का लोभ कि हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे। हम तुमको, पहले तो सिखों को कहा कि तुम मराठों के खिलाफ लड़ो, राजपूतों के खिलाफ लड़ो, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाते रहे। तो उसी कोशिश में उन्होंने ये कोशिश की कि ये जो सिख हैं, एक तो इनमें अकाली और निर्मलीय और इस तरह के भेद हो जाएं।
जो कि मूल सिख हैं। स्वयं गुरु नानक देव के जो पुत्र थे निर्मल देव जी, वो तो वेदांत दर्शन को मानने वाले हैं। और दशमेश जो गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके पहले तक तो सारे ही जिन्हें ये गुरु कहते हैं वो हिंदू गुरु हैं, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। तो गुरु नानक देव से लेकर और दशमेश गुरु गोविंद सिंह के पहले तक के जो 9 गुरु हुए हैं, गुरु तेग बहादुर, जो जितने भी गुरु हुए हैं वो सब तो हिंदू ही हैं। और लेकिन इन्होंने उसको ऐसे बता दिया कि वो कुछ एक अलग पंथ है। अब समस्या ये आती है कि गुरु तेग बहादुर ने तो चंडी चरित लिखा है और भगवान राम के गुण गाए हैं, दुर्गा माता की स्तुति गाई है, तो इनके पास कोई तथ्य नहीं है। फिर क्या है कि जो ऐसे लोग हों जिनके मन में कुछ पाने की लालसा हो, सत्ता या धन, ऐसे लोगों को फुसला के, मतलब जो अनसोशल या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक लोग हैं, उनको फुसला के, तो उनके पास तत्व कुछ नहीं है, क्योंकि सिख हिंदुओं से अलग हों इसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन जबरन तो किसी चीज को कोशिश कर दो, जैसे ब्राह्मण और अब्राह्मण में करते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो कैसे शुरू हुआ, तो कुछ अंग्रेजों ने पहले सिख पंथ को मोनोथीस्ट बताया, जो झूठ है, क्योंकि मोनोथीस्ट का अर्थ होता है एक थियोलॉजी को मानना, और जो एक थियोलॉजी को मानेगा वो सिख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सब जगह एक ही ब्रह्म को व्याप्त है ना। एक ओंकार कहा है ना, एक ओंकार सर्वव्यापी है, जो कि वेदों का शब्द है ओंकार। और वो से कहा है अकाल पुरुष, यानी समय के परे का पुरुष, कालातीत पुरुष, जिसे महाकाल कहते हैं उसी को अकाल कहा है। तो वो तो हिंदू दर्शन है। लेकिन सत्ता के लोभ से या धन के लोभ से या कुछ प्रतिष्ठा के लोभ से कुछ लोगों को फोड़ना तो कभी भी संभव है। तो इन्होंने ये चलाया कि ये खालसा के लिए विशेष स्थान, यानी खालसा एक पंथ है जो हिंदू धर्म से अलग है, जबकि खालसा का अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध। यानी जो शुद्ध शुद्ध सनातन धर्म का पालन करने वाला ही खालसा है। ये सारे गुरुओं का ये कहना है, और गुरु गोविंद सिंह का तो विशेषकर कहना है चंडी चरित्र और इन सब के द्वारा। अब इसमें पोल तो, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि खालसा यानी कोई अलग शुद्ध पंथ। वो अलग कहाँ से आया, उसका बीज क्या है, उसका तना क्या है, उसका वृक्ष क्या है, उसकी डालें क्या है, कुछ पता नहीं, और शब्द के आधार पर। तो जो खालसा के लिए अलग स्थान है, खालसा का अलग स्थान, उसे कहा खालसा स्थान, फिर उसको शॉर्ट कर दिया खालिस्तान। तो अब इनका तो सब शॉर्ट चल रहा है, देखिए ना। अगर अगर इनमें दम होता सचमुच तो खालसा देश कहते, कि खालसाओं का देश, खालसाओं का राज्य, तो इन्होंने तो उसको भी शॉर्ट कर दिया खालिस्तान। अब खालिस्तान तो हम लोग पहले थे पढ़ते थे ब्लैंक स्पेस, खालिस्तान। तो खालिस्तान और खालिस्तान में भ्रम होता है। तो ये लोग तो अपने आंदोलन का नाम भी सही नहीं तय कर पाए। भाई आप उसको खालसा देश कहते हैं, खालसा मूवमेंट। खालिस्तान का लगता है जैसे कोई खाली सी जगह है उसमें ये कब्जा कर लेंगे, है ना। तो यही है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई खाली जगह मिल जाए जिस पर हम कब्जा कर लें, ये इनका प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल ये बनाया है कि खालसा का स्थान शुद्ध जो सनातन धर्म का के अनुयायी जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव से लेके गुरु निर्मल चंद्र और फिर गुरु तेग बहादुर, इन सबको लेते हुए अंत में गुरु हरगोविंद और फिर गुरु गोविंद सिंह तक जितने भी गुरु हैं, इनके द्वारा पालित अद्वैत वेदांत दर्शन को शुद्ध रूप में अपनाना, यह है खालसा पंथ। तो खालसा पंथ का एक देश बन जाए, एक राज्य बन जाए, तो वो राज्य आप सारे भारत में चाहिए। हम तो कहते हैं सारे भारत को खालसा देश बनाओ। हर सनातनी चाहेगा कि सारा भारत खालसा देश हो जाए, शुद्ध सनातन धर्म का अनुयायी। लेकिन इन्होंने शब्दों का खेल किया और दुर्भाग्यवश शब्द में भी बेवकूफ बन गए, खालिस्तान कह दिया उसे, खालसा स्थान कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 1930 के आसपास से इसका आंदोलन ये चलाने लगे। 1940 में जगजीत सिंह चौहान ने कनाडा में ही रहकर खालिस्तान का आंदोलन चलाया, और फिर उसने भुट्टो से बातचीत की बाद में। जब भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा था तो जगजीत सिंह चौहान ने भुट्टो से बात की, बेनजीर के जो पिता थे जुल्फकार अली भुट्टो, और वो प्रधानमंत्री थे जिस समय। उस समय ये हुआ कि हाँ हम तुम्हें मदद देंगे, तुम इस देश को तोड़ने के लिए, हम पाकिस्तान तो भारत से जीत नहीं सकता, तो तुम ऐसे करो कि इसको थोड़ा तोड़ने के लिए जो काम करोगे हम सब मदद देंगे। तो उसके द्वारा उन्होंने कोशिश की और झूठा प्रचार, झूठी भावनाएं सिखों में जगाने की कोशिश की। अब इसमें क्या हुआ कि
इंदिरा जी जो हैं वो, उन्होंने तो सोचा कि थोड़ी उदारता कर दो। तो भिंडरावाला जो है, जब उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं शुद्ध खालसा पंथ की स्थापना करूंगा, तो इंदिरा गांधी से वो मिलते जुलते थे। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है। अब जो चूक हुई इंदिरा गांधी की राजधर्म के पालन में, वो ये कि जब भिंडरावाला वहां पर शस्त्र इकट्ठा कर रहे थे, आर्सनल, बहुत सारे हथियार इकट्ठा कर रहे थे जिसमें बड़े घातक हथियार थे, और उसको एक फौज की छावनी बना लिया स्वर्ण मंदिर को, तब भी इंदिरा गांधी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, क्योंकि तब तो पुलिस पोस्ट थी स्वर्ण मंदिर के बाहर, और पूरे पंजाब में कांग्रेस का राज्य था, आप कहीं भी चेक कर सकते थे। तो स्वर्ण मंदिर में बजाय पवित्र धार्मिक आध्यात्मिक साधना के, उसको एक राज्य के विरुद्ध द्रोह का केंद्र बना दिया गया। अब जब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, विदेशों से उसके संपर्क हो गए और वहां बहुत ही उन्मत्त ढंग से सब होने लगा, और सिखों में से जो लोग उनके बहकावे में आ गए उनको कहा गया कि हिंदुओं को मारो। तो जगह जगह हिंदुओं के विरुद्ध सिखों के, सिख तो सब सिखों के तो नहीं, सब सिख तो सनातन धर्मी हैं, मेरे साथ बहुत से मेरे सिख मित्र हैं, सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। दिल्ली में मैं जहाँ रहता था, शुरू में वो मकान ही एक सिख का था, वो सिख पुलिस में थे, और वो तो कहते थे साहब हम तो सिर्फ सनातन धर्म के अधिकारी हैं। शुरू में हमने जब समझा कि ये केवल खालसा पंथ के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे जैसे बहुत से लोगों को उनसे सहानुभूति भी हुई कि हाँ भाई ठीक है, शुद्धता का आग्रह करो, इसी बहाने सनातन धर्म की शुद्धता की बात तो चले। फिर इन्होंने देश के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया, और फिर हिंदुओं को मारने लगे अचानक, हिंदू सिख दंगे शुरू कर दिए। अब इसके बाद इंदिरा गांधी को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच सेना में इन्होंने लोगों को घुसेड़ दिया था, कुछ कुछ लोगों को सेना में बहका दिया। तो जिस समय स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन हो रहा था, इंदिरा गांधी कर रही थी, जो स्वयं में एक, पहले अगर रोक करते तो कभी इसकी नौबत नहीं आती। तो एक धार्मिक स्थल को अपवित्र करने में आपने मदद की, इंदिरा गांधी ने धार्मिक स्थान को भ्रष्ट करने में और उसे राजद्रोहियों का अड्डा बनाने में मदद की, और बाद में अंत में उनको करना पड़ा। तो उस समय सेना का एक, सिखों का एक जत्था, उसको भड़काया गया कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा है, तो चलो स्वर्ण मंदिर, तो एक जत्था वहां चल भी पड़ा था। इससे क्या है, इसमें पूरा पाकिस्तान, अमेरिका और विदेशी शक्तियों का पीछा पूरा योगदान था। अब इसके बाद फिर जाहिर है कि उसको कुचल दिया गया। फिर इन्होंने स्वयं, जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, इंदिरा गांधी तो जानती थी कि मुझे तो सिखों से कुछ भी, किसी भी हिंदू को सिखों से कोई शिकायत ही नहीं है। तो इंदिरा गांधी तो उस समय धार्मिक हो रही थी। शुरू में वो सोवियत संघ की एजेंट के रूप में भारत में आई, और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या या तो सीआईए ने कराई या सोवियत संघ ने, वो जांच का विषय है, और इंदिरा गांधी को लाया गया। इंदिरा गांधी ने शुरू में सोवियत संघ के एजेंट की तरह काम किया, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया कि भारत में हिंदुओं के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ानी होगी। तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी कि सनातन धर्म या भारत को मैं कैसे देखती हूँ, द विजडम ऑफ इंडिया वगैरह। वो ठीक है, वो इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे यशपाल ने लिखी थी, और लोगों ने लिखी थी, लेकिन नाम तो इंदिरा गांधी का गया ना। तो वो सनातन धर्म का अपने को जिस समय प्रबल समर्थक बता रही थी, उस समय ये गलती हो गई। और फिर क्या हुआ कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के को लेकर चुपके चुपके सिखों में बहुत क्षोभ जताया गया, जो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको तो सारा पता नहीं था। अब यहाँ भारत सरकार के प्रचार विभाग का बहुत बड़ा दोष है। मोदी जी और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है? अभी मोदी जी होते, पूरी एक एक बात बार बार पब्लिक में कहते, करोड़ों लोगों के बीच, बारंबार, लाखों की भीड़ में, तो जनता जान लेती। सिखों के बीच भी जाना था, इंदिरा गांधी सिखों के बीच नहीं गई, जा जाके मीटिंग नहीं की, उनको समझाया नहीं कि देखिए हम तो सिख में, सिख धर्म में, सिख पंथ में पूरा भरोसा करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, ये बार बार कहना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था कि देखिए ये तो धर्म स्थल को अपवित्र बना रहे थे, वैसा नहीं हुआ। तो उनके अंगरक्षक जो हैं, दोनों अंगरक्षकों ने ये षड्यंत्र रचा कि इनको मार देंगे। अब उसमें भी बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हत्या में भी विदेशी हाथ सीधे था। और बहुत सी बातें कही जाती हैं। सोनिया गांधी उस समय उनके साथ थी या नहीं थी, इसको लेकर बहुत बहस है। कुछ लोग कहते हैं सोनिया गांधी थी, लेकिन
खून के छींटे जो है उनके कपड़ों पे क्यों नहीं पड़े, गोली कैसे चली। फिर ये भी कहा गया कि उनको इंदिरा गांधी को ले जाने में जानबूझकर देरी की गई जिससे उनकी मृत्यु हो जाए, वो अलग विषय है। लेकिन जो बेअंत सिंह थे उन्होंने कह दिया कि मैंने तो अपना काम कर दिया, यानी मेरा काम था, मुझे मेरे सिख जो मार्गदर्शक हैं उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दो, तो उसने साफ सरेंडर करते हुए कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया। तो इस सीमा तक एक भीतरी अलगाववादी धारा बह रही है। फिर उसमें स्वाभाविक है, इन्होंने जब इंदिरा गांधी की हत्या की तो कांग्रेस को बहुत रोष आया। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को, दंगाइयों को साथ लेकर और सिखों को दिल्ली में और कुछ और जगह बहुत बड़े पैमाने पर मारा। तो जो दंगे हुए वो बहुत भयंकर थे। वो दंगे, चूंकि मैं उस समय दिल्ली में ही था तो मैंने भी देखा है। और ऐसा उन्माद कर दिया था कि जैसे मैं स्वयं यमुना विहार दिल्ली में था तो मैंने रोकने की कोशिश की, तो उसमें कुछ मुसलमान, एक आगे चल रहा था काला कपड़ा बांधे तलवार लिए हुए और मिट्टी का तेल और मसाल लेके चलते थे। उसने मुझे धमकाया, खबरदार हट जा, नहीं तो तेरा घर भी जला देंगे, तो लगता है इनका दलाल है। तो ऐसे मुसलमान गुंडों को आगे करके सिखों के घर जलाए गए और बहुत बुरी तरह जलाए गए। तो उससे स्वाभाविक है कि सिखों का मन बहुत आहत हुआ। आज तक जो कांग्रेस पार्टी के नेता उसके लिए दोषी माने जाते थे, उनके विरुद्ध जितना कठोरता से निर्णय लेना चाहिए था आज तक नहीं लिया गया। खैर, वो अलग बात है। तो ये एक भीतर रोग पल रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट अगर लें तो इन एक सिख प्रधानमंत्री, एक सिख राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, उनसे मेरी खुद भेंट थी। वो बहुत ही सज्जन आदमी थे, अपने आप को सनातन धर्म का निष्ठावान अनुयायी कहते थे। मनमोहन सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इतना गलत बयान दिया कि कहा कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यानी जैसे बहुसंख्यकों का कोई हक ही नहीं होता। संसार में लोकतंत्र की सबसे अजीब परिभाषा सरदार मनमोहन सिंह ने की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेकिन इसके बावजूद विश्वास प्रस्ताव के समय जब मनमोहन सिंह को समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने क्या पढ़ा, जिसके कारण कुछ सिखों ने चुपचाप, सिख जो भाजपा के साथ थे, कांग्रेस के विरुद्ध थे, उनको वोट दे दिया। तो क्या पढ़ा, देहु शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो और इसे जब जाई लड़ो, अतही रण में तब जूझ पड़ो। ऐसा बड़ी प्रभावशाली, यानी देहु शिवा वर मोही है, हे दुर्गा माता मुझे यही वर दीजिए कि शुभ देव शिवा वर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, न डरो और इसे जब जाई लड़ो, जब मैं शत्रु से जाके लड़ूं तो डरूं नहीं, और जब आन पर बनाए तो अतही रण में तब जूझ मरो। तो शिवा का स्मरण करके उन्होंने सिखों को, यानी सिख संसद सदस्यों को भाजपा से तोड़कर अपनी ओर मिलाने के लिए मनमोहन सिंह ने शिवा का, भगवती जगदम्बा पार्वती का स्मरण किया। इससे पता चलता है कि ये भागे क्या खालिस्तान खालिस्तान रखते हैं। तुम्हारा तो जो सबसे पक्का मुख्य अल्पसंख्यकवादी प्रधानमंत्री था वो भी शिवा का स्मरण कर रहा है, यानी सनातन धर्म की शरण में आ रहा है। तो ये खालिस्तान मैं इधर आंदोलन किसी तरह। एक जी। पॉइंट ऐड करूंगा मैं। हम्म। पद्म भूषण डॉक्टर दुर्गादास बसु, हाँ। ये एक रिसर्च प्रोफेसर है। और हम्म। ये कम्युनिस्ट नहीं है। ये इनका आजकल क्या होता है, जो भी बसु है चट्टोपाध्याय होगा लगेगा कि वामपंथी है, लेकिन वामपंथी नहीं है ये। हम्म। इन्होंने लिखा है अपनी रिसर्च में कि गुरु नानक को जो मंत्र दिया गया था, गुरु नानक जी को, क्योंकि गुरु नानक जी और चैतन्य महाप्रभु कंटेम्परेरी हैं, हाँ। एक ही समय थे। और चैतन्य गुरु नानक देव जी थोड़े 16 वर्ष ज्यादा उम्र में थे। हाँ। हाँ। और गुरु नानक जी ने 50,000 की मील किलोमीटर पैदल चले हैं वो। हाँ। हाँ, मक्का, वो तो मक्का मदीना, वगैरह सब टर्की, जगह गए। चीन, पूरा भारत। हाँ हाँ, पूरा अरब भी गए थे, मक्का में गए थे, हाँ, मक्का चीन में में गए गए थे। थे। हाँ। और हम्म। उन्होंने उन्होंने एक मतलब चैतन्य महा अभी ऐसे लिखते हैं कि वो लिखते हैं कि गुरु हम्म। नानक को दीक्षा दी गई। और ये मैं हम्म। हिस्टोरियन का रिकॉर्ड है वही पढ़ रहा हूँ कि हम्म। उनको दीक्षा दी गई नित्यानंद प्रभु से, जो चैतन्य अच्छा। महाप्रभु के साथ अनुयायी, मतलब के साथ रहते हैं, उनके बड़े भाई मानते हैं लोग, लेकिन है नहीं वो, बायोलॉजिकल नहीं है। और जब वो बांग्लादेश में थे, सिलहट में। हम्म। और इसीलिए गुरु नानक जी को मंत्र शिष्य भी माना जाता है नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है और ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, स्वासी ग्रासी हरिनाम समली सिमर बस विश्वम्भर अक।
विश्वम्भर जो है चैतन्य महाप्रभु का भी नाम है। तो हम्म। ये उनका लिखा हुआ है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और हो सकता है सही हो। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार उनको राम नाम की दीक्षा दी गई थी, गुरु नानक देव को राम नाम जब नाम हरि लेते थे। नाम एक ही चीज है, नाम हरि नाम एक ही। एक ही है, राम का नाम हो या कोई भी हो। वो लिखा है हम्म, उन्होंने कि राम हो, कोई भी विष्णु हो, वामन हो, नरसिंह हो, हरिनाम तो एक ही है। हम्म, स्वासी ग्रासी हरिनाम समली, हरिनाम समली, हम्म, ये गुरु हम्म। ग्रंथ साहिब में, ये मैंने वेरीफाई भी किया है, लोग पढ़ सकते हैं इसको। हाँ है। और दूसरा है कि वो उन्होंने फिर वही बोला कि अगर मोक्ष चाहिए तो हम्म, हरि नाम, मतलब राम हरि और विश्वम्भर, ये नाम हम्म, से मोक्ष मिल जाएगा, ये गुरु ग्रंथ हाँ, साहिब बोल रहे हैं, इसी इस स्टैंजा का यही अर्थ है। हम्म। तो ये तो इनका ये इतिहास है, ये ठीक। इतिहास है जिसको ये लोग जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई इनके जुटलाने से नहीं होता है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने बताया ना, जब इनका पक्का आदमी मनमोहन सिंह शरण में आ गया पार्वती माता के देव शिवा बर मोहिया है, तो ये क्या करेंगे? और बिना इनको केवल कुचलने की आवश्यकता है। देश द्रोही हैं, धर्म द्रोही हैं, सिख पंथ के द्रोही। इनको कुचल देना चाहिए। ये बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है हमारे सिख भाइयों में, विच इज बिल्कुल। विच इज ट्राइंग टू हाईजैक द एंटायर मूवमेंट ऑफ गुरु हाँ, नानक जी। दे वोंट सक्सीड एवर। कभी सफल नहीं होंगे। इनको केवल राजदंड की आवश्यकता है। मारना चाहिए, कुचलना चाहिए, पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए। और आपने मेटकाफ की बात करी थी, तो तब हाँ, से ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अंदर भरा पड़ा है कि इनमें बगावत कराओ तो भारत का हाँ, नुकसान होगा। तो ये वो तो पाकिस्तानी वाली माइंडसेट हो गई है तो पूरी, कि ये आपने हाँ, लेकिन पाकिस्तान, इनको, हिंदुओं के हाँ, विरुद्ध। हाँ, ये और इनकी हैं, लेकिन ये बहुत माइनॉरिटी हैं। देखिए, जितने भी जैसे सदगुरु राम सिंह कुका थे, गौरक्षा के लिए उन्होंने कुका आंदोलन इतना बड़ा प्रसिद्ध है। जो गौरक्षा आंदोलन चले 1890 से 1900 तक, उससे रानी विक्टोरिया, मैंने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गोमाता में बताया है, रानी विक्टोरिया उससे घबरा रही है कि यह गौरक्षा आंदोलन तो बहुत भयंकर है, इसमें तो सिख भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, और सनातन धर्म के सारे ही लोग हैं, जैन भी हैं। तो उसमें राम सिंह कुका का सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने गौ हत्या को रोकने के लिए जो गौओं के हत्यारे थे उनको मारा, पकड़ के मारते थे। और अब तो मोदी जी ने उनको गुंडे कह दिया, लेकिन हमारे यहाँ इसकी परंपरा रही है कि जो गौ घाती है उसको पकड़ के मारो। यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा है कि मैं किसी व्यक्ति के लिए अगर गाय की हत्या, मुझे व्यक्ति के लिए भी गाय की हत्या पसंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति के लिए गाय की हत्या कर सकता है तो फिर गाय की रक्षा के लिए व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है। ये तो स्वयं गांधी जी का तर्क है कि हत्या तो न गाय की होनी चाहिए न मनुष्य की। अगर कोई मनुष्य के नाम पर गाय की हत्या करता है तो फिर गाय की रक्षा के नाम पर मनुष्य को मारा जा सकता है। तो ये अब मोदी जी में पता नहीं कहाँ का यूरो अमेरिकी गौ भक्षकों, गौमांस खाने वालों का प्रभाव आ गया कि उन्होंने गुंडे कह दिया। लेकिन ये तो गौ रक्षा में सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। और सनातन धर्म की रक्षा में, अयोध्या के राम मंदिर की रक्षा में, राम मंदिर की स्थापना में सब जगह सिख भरे पड़े हैं। तो इसलिए सिखों से कोई झगड़ा नहीं है। ये सर पटक कर मर जाएं तब भी सिखों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते। जो भी इस तरह का आंदोलन होता है वो विदेशों के संकेत पर होता है, मुख्यतः पाकिस्तान के संकेत पर, और अब कनाडा और यूक्रेन के भी संकेत पर हो रहा है। जॉर्ज सोरोस जैसे मानवता द्रोही अपराधियों के संकेत पर हो रहा है, जो कहते हैं कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पता नहीं अपने आप को क्या मानता है वो बंदा। कायदे से तो भारत शासन में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि जिस दिन सोरोस ने कहा कि हम मोदी शासन को उखाड़ फेंकेंगे, उस दिन से उसको इंटरपोल से मांग करते कि ये हमारा अपराधी है, विधि द्वारा स्थापित सत्ता को उखाड़ने की सार्वजनिक घोषणा कर रहा है, इस अपराधी को भारत सरकार को दो, और यहाँ मुकदमा चलाना चाहिए उस अपराधी के विरुद्ध। तो शासन को दृढ़ता करनी चाहिए और ऐसे सभी अपराधियों के विरुद्ध दृढ़ता दिखानी चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है कि मोदी जी ने थोड़ी सी दृढ़ता दिखाई है। और ये जो टूडो है, इसको अपने आप को पता नहीं क्या मान रहा है। अगर हम लोग चाह लेंगे, यानी हमारे प्रधानमंत्री चाह लेंगे, तो कनाडा में टूडो के विरोधी और वहाँ वर्तमान शासन के विरोधी बहुत से तत्व काम कर रहे हैं। तो आप एक तरह से हमको वो मौका दे रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को संरक्षण दें, सह दें। तो हमें आशा है कि अमेरिका का जो वर्तमान नेतृत्व है और जो भावी नेतृत्व भी है वो इसको समझेगा। क्योंकि अगर इस तरह से सीधे, अमेरिका तो इस समय सामने नहीं आ रहा है,
लेकिन उनका ही एक टुकड़ा है, एक एक उनका खिलौना सा है ये कनाडा। तो ये इसको ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि भारत में खालिस्तानी आंदोलन को आगे बढ़ाने, तो मुश्किल जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत शक्ति है और मोदी जी जैसा एक सक्षम शासक आ गया है। तो हम कनाडा में अगर हमने विद्रोह को हवा दी तो उसका तो अस्तित्व ही बिखर जाएगा। तो ये मूर्खता कर रहा है कनाडा का प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ के लोग हैं, ये नहीं करना चाहिए। और खालिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है, सरकारी संरक्षण और विदेशी संरक्षण से वो ये सब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो दिखता ही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कनाडा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओपनली हम्म। टेररिज्म की बात कर रहा है भारत के विरुद्ध। हाँ। ओपनली वो हाँ। लोग बात कर रहे हैं हिंदुओं को मारने की कनाडा में। हम्म। और ये तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को देखना ही चाहिए कि किस तरह बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए। इट बिकम्स हम्म। अ नेशनल इश्यू ऑफ इंडिया आल्सो कि भारत के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्ज बनता है कि जो कोई भारत को डिसइंटीग्रेट करने की कहीं भी घोषणा करे, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, चाहे कनाडा का कोई आतंकवादी हो, वो हमारा एनिमी है और वो हमारा अपराधी है, क्रिमिनल है। हमको उसको अरेस्ट करने का अधिकार है अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार। भारत को डिसइंटीग्रेट करने की घोषणा करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का भारत शासन को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अधिकार है। नहीं, तो और हमें उसको अरेस्ट करना चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि यही हम्म। कनाडा पूरी दुनिया को लेक्चर देता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। उसके देश में ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहां पे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को थ्रेटन कर रही है। और हाँ। एक्चुअली पूरा कनाडा एक कॉलोनी है, नेटिव अमेरिकन से छीना गया था। और ये ब्रिटिश ने अपने कॉलोनियल राज अभी भी चल रहा है। चर्चेज में नेटिव अमेरिकन जो इंडिजिनस पीपल हैं अमेरिका के, उनको मारने की उनका तो प्रोग्राम ही दिखता है चर्चेज का, किस तरह मारा है इन लोगों ने। और हाँ। अब ये लोग बात करें ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कनाडा में कभी था ही नहीं, इसे रूल ऑफ ब्रिटिश लॉ, हाँ। रूल ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस, रूल बाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस। तो ये जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा या कैनेडियन इंटेलिजेंस या अमेरिकन इंटेलिजेंस या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, अभी एक्सपोज हो गए हैं। ये 5 आइज 5 आइज का जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोज हो गया है। ये 5 देश जो है कोऑपरेट करते हैं आपस में और दे वर्क ऑन वेरियस थिंग्स जो कि हम लोग को पता भी नहीं है, वी डोंट नो व्हाट दे डू। सो वन क्वेश्चन कम्स इन कि ये जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज है इज जस्ट लाइक पाकिस्तान। हम्म। पाकिस्तान भी एंटी हिंदू ग्रुप्स को पेट्रोनेज करता है, एंटी इंडिया मींस एंटी हिंदू। लाइक लेट्स नॉट हाइड इट कि पाकिस्तान बिल्कुल। हेट्रेड फॉर इंडिया इज इस्लामिक हेट्रेड। इस्लाम का हम्म। हेट्रेड है, उसको भी हाइड नहीं कर सकते हैं। क्रिश्चियन हेट्रेड ऑफ इंडिया इज अगेन रिलीजियस हेट्रेड। और हम्म। जूइश हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इज ऑल्सो रिलीजियस हेट्रेड। मतलब तीनों एक ही पंथ के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं। हम्म। तो ये जो रिलीजियस हेट्रेड को उन्होंने कैमोफ्लेज किया है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अभी आई चैलेंज कैनेडियंस, पुट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। आई चैलेंज देम, हम्म। करो, करके करो, दिखाओ। करके लेट दिखाओ। लेट देयर बी नहीं और ए, हाँ, हाँ। आई चैलेंज द अमेरिकन ऑल्सो कि लेट देयर बी ए वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाँ। अरे शो अस। अरे तुम तो हमारे पीछे तो पहले चल के दिखाओ, आगे तो तुम कभी हो ही नहीं। और कैन आई रिलीजियस चैलेंज द, हेट्रेड तो इनकी रिलीजियस हेट्रेड तो इनकी जान है। तो ये क्या मानवता की बात करते हैं? जब आप में रिलीजियस हेट्रेड है, रिलीजन के आधार पर आप दूसरे को अपने से इंफीरियर मानते हो, घृणा करते हो, तो आप तो मनुष्य ही नहीं हो। और एक बात बताएं, इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, अगर भारत में इस तरह का फंडामेंटलिज्म, हिंदू फंडामेंटलिज्म अगर उभर आया तो बहुत मुश्किल जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार फिर इनको मनुष्य भी नहीं कहा जाएगा, जो मनु की संतान है वही मानव है। तो फिर हम इनको मानव सदृश कोई जीव कहेंगे। जो लोग हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, अगर फंडामेंटलिज्म पर हम आ जाएं तो हम कहेंगे कि फिर आप मनुष्य नहीं हो, नहीं, आप संस्कृत में तो मानव बोलते सदृश हैं कोई कि जीव। अगर कोई सनातन हम्म। धर्म का पालन नहीं करता उसको बोलते हैं द्विपद पशु, हाँ, पशु हैं वो, मानव सदृश हैं, मानव लेकिन वो सदृश। पशु हैं। हाँ, तो कनाडा के शासन को भी पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए, मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए, यूनिवर्सल लॉस का पालन करना चाहिए। उपदेश देने की तो इनकी कोई हैसियत नहीं, हास्यास्पद है, उनको कहाँ कोई अधिकार है? हम तो विनोद मजाक का, उपहास का विषय है, उनको क्या अधिकार है? कोई उदाहरण दें, उन्होंने क्या किया है? नहीं एक्चुअली सबसे क्या। पहले वो जिन सिखों की भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं, खालिस्तान नामक एक फिजूल सी एक छोटे से ग्रुप के उत्तेजना भरे आंदोलन को हवा देकर, जो सनातन धर्म का अनुयायी व्यापक सिख समाज है, उसके मानवाधिकार को कनाडा का शासन रोज नष्ट कर रहा है। हिंदुओं से पहले वो सिखों को, सनातन धर्म के अनुयायी सिखों के मानवाधिकार को
कनाडा का शासन रोज कुचल रहा है, वो क्या मानवाधिकार की बात करता है ना? नहीं, एक्चुअली पूरा क्योंकि इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हाँ। है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को नीचे दिखाने के लिए है, उनका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये 5 आईज जो बोलते हैं ना, 5 आंखें, ये 5 आंखें नहीं है, ये एक ही आंख है, लेकिन ब्रिटिश आंख है ये, 5 आंख भी नहीं है। अमेरिका तो ब्रिटिश कॉलोनी के जैसे बिहेव करता है। तो लेकिन ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है भारत के विरुद्ध खालिस्तानियों के थ्रू, और इसके पहले पाकिस्तान इनका यूज था, अभी पाकिस्तान खत्म हो गया तो अभी उन्होंने खालिस्तान पकड़ लिया। तो एंटी इंडिया ऑपरेशन नहीं चल रहा है। सो ये हाँ। जो मेरे को ये समझ नहीं आता है, वेस्टर्न कंट्रीज किससे किससे लड़ना चाहती हैं। अब मुझे कुसुम लता जी के सारे शब्द अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं कि ये सब सुइसाइडल लोग हैं, हाँ। हाँ। ये अपने आप को ही मारना चाहते हैं सब लोग। ये कुछ जानते ही नहीं, शासन ऐसे चलता है कि इतनी शॉर्ट साइटेडनेस। वो जो केडिया जी कहती हैं वो बहुत गंभीर बात है, और इतिहास के फलक पर देखें तो ये मूर्ख सिद्ध होते हैं। तत्काल लाभ, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जिसको तत्काल लाभ की आदत होती है वो मूर्ख होता है, जो दूर तक नहीं देख पाता, दीर्घकालिक और टिकाऊ। अमेरिका तो कमाल ही है, पहले रूस को बढ़ाया, स्टालिन और लेनिन को बढ़ा दिया, फिर माओ जेदुंग को बढ़ा दिया, फिर अफगानिस्तान में कब्जा जब करने लगा रूस तो मुस्लिम उग्रवाद को बढ़ा दिया, अब खालिस्तान को कहीं कुछ। लेकिन एक और हमारा मानना है, वो तो आप बताएं सही है कि नहीं, कि हमको क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अथवा इन सब कनाडा अमेरिका के प्रशासन किसी को एक सिंगल यूनिट नहीं मानना चाहिए। उल्टी बात है, हिंदू समाज सबसे ज्यादा यूनाइटेड सोसाइटी है, तो उसको तो ये लोग उसमें भेद डालते हैं। हम लोग इनको एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, नहीं, हमको इनके भीतर भेद करना चाहिए। इनमें जो ऐसे मनुष्य हैं जो यूनिवर्सल लॉज को मानते हैं, वो हमारे हैं, उनको हम अपने निकट लाएंगे। बिल्कुल और ये एक एक इकाई नहीं है, हमको मान के चलना चाहिए कि इनके यहाँ फांक है। बिल्कुल। अमेरिका में भी कई गुट हैं, कनाडा में भी कई गुट हैं, क्रिश्चियंस में भी कई गुट हैं, मुसलमानों में भी कई गुट हैं। हम इनके भेद को बढ़ावा देंगे और हम इनके भेद को ठीक से देखेंगे दूरबीन लगाकर। ये तो हमारा समाज जो एकीकृत था, उसको तो इन्होंने दूरबीन लगा लगा के उसको खंड खंड दिखाने की कोशिश की, जो आज भी खंड खंड नहीं। और ये स्वयं खंड खंड है, इनके यहाँ तो कोई यूनिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही यूनाइटेड बोला आपने। नेशंस में भी इनके कोई इनके यूनिटी यहाँ नहीं कोई है, ढेरों यूनिटी गुट नहीं। है। है ना? ढेरों लॉबीज हैं, ढेरों गुट हैं। क्रिश्चियंस में इतनी इतने सेक्ट हैं, इतने आपस में झगड़े हैं। ये लोग तो पहले आपस में तो एक हो जाए, वो हमें क्या सिखाते हैं, नहीं, हमसे एक्चुअली एक होना सीखें। कैथोलिक कैथोलिक और क्रिश्चियन दो अलग सेक्ट्स हैं। हाँ, कैथोलिक, क्रिश्चियन, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, ये सब अलग अलग हैं। हमारे लिए अलग तो अलग है, यमन है, सारे अलग हैं, और एक दूसरे के बीच में कंपटीशन भी बहुत है। बहुत और कंपटीशन है। हम उस पर भी फोकस, हमारा कहना है कि हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। हमको इनको क्रिश्चियन क्रिश्चियन करके एक यूनिट नहीं मानना चाहिए। और अब भारत को, सनातन धर्म के अनुयायियों को अब क्रिश्चियन और इस्लाम के डिफरेंसेस पर ध्यान देना चाहिए कि इनमें ढेरों गुट हैं, इनमें आपस में झगड़े हैं, ये लोग एक नहीं है। बल्कि इनसे कहना चाहिए कि एक कैसे रहा जाता है, ये हिंदू धर्म से सीख लो। हिंदुत्व जो है वो संसार की सबसे बड़ी यूनाइटिंग बाइंडिंग फोर्स है। आज हमने 130 करोड़ हिंदुओं को एक धर्म में, एक पहचान में बांध रखा है। ये तो 2 करोड़ लोगों को भी नहीं बांध पाते, आपस में झगड़े करते हैं। तो कनाडा को, अमेरिका को और सबको, ब्रिटेन को हिंदू धर्म से सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को बांधना, कैसे जोड़ना। इनको तो केवल तोड़ना फोड़ना आता है, दूसरे को तोड़ते हैं फिर आपस में ये लड़ मरते हैं। तो ये सब बेवकूफी छोड़ दें। खालिस्तान का पोषण कनाडा को और उसके पीछे जो अमेरिकी शक्तियां हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वो खुद बिखर जाएंगे। भारत से वो लोगों को जोड़ना सीखें, लोगों को बांधना सीखें। हिंदुत्व से बड़ी बाइंडिंग फोर्स विश्व में कोई नहीं। नहीं, तो एवरीबडी हैज टू लर्न फ्रॉम हिंदुत्व। नहीं, हिंदुत्व से जोड़ना सीखना है, और और ये तोड़े रहेंगे तो। जो भी जी। सनातन धर्म से जुड़ी जो सोसाइटीज हैं, जैसे कि हम्म। कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, हम्म। थाईलैंड है, बर्मा है, इतने सारे देश हैं जो हम्म। मलेशिया भी बोल गिन सकते हैं, इंडोनेशिया भी गिन सकते हैं, पापुआ न्यू गिनी तक गिन सकते हैं। हम्म। ये सनातन धर्म से ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ये सब जगह तो हाँ, डायरेक्टली जुड़ी हुई है। और चीन का भी बिल्कुल, मेजर पार्ट जुड़ा हुआ है सनातन धर्म से। यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा। मेंटल डिजीज नाम की कोई चीज नहीं है इन सभी देशों में। हाँ। और और एक तरीका मतलब यहाँ पे और हाँ। अगर आप पश्चिमी देशों में आएंगे, हाँ। मुझे तो कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा अमेरिकन मेंटली साउंड है, कौन नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड, अभी हमारे एक मित्र अभी आए हुए हैं इंग्लैंड से, घूम के आए हैं।
वो कह रहे थे कि उन्होंने जो मेंटल एसिलम होते हैं ना, जो पागल खाने, वो बंद कर दिए हैं। तो अब उनके सारे पागल सड़कों में पड़े रहते हैं। वो अभी आंख से देख के आए हैं। तो मैंने कहा फिर वो पागल जीते कैसे हैं? तो वो बोले कभी सिखों के यहाँ लंगर में खाना खा लेते हैं, कभी हिंदुओं के भंडारे अन्न सत्र में खा लेते हैं, कई लोग मस्जिदों में भी कुछ टुकड़े पा जाते हैं ऐसे। अरे उन पागलों को अगर मान लो इस्लाम ने उग्रवाद के लिए पाल लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तो ये तो अपने पागलों को तो संभाल नहीं पाते। इन्होंने तो पागलों को सड़क में छोड़ दिया है। हमारे यहाँ तो कोई पागल भी हो तो अपने परिवार में ही उसको समायोजित करते हैं। बहुत से हमारे ऐसे परिवार हैं जहाँ कोई एक पागल रहता है, तो वहां रहते रहते सुंदर व्यवहार से, प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसका पागलपन घटता जाता है, संतुलित हो जाता है। तो ये तो अपने पागलों को, अपने दुखी लोगों को संभालना ही नहीं जानते, अपनी स्त्रियों को संभालना नहीं जानते। कितना अत्याचार किया, आप थोड़ा बहुत सीखा है तो पहले उनको सीखना चाहिए। कनाडा है और दूसरे जो इस तरह के क्रिश्चियन अपने को कहने वाले नेशन हैं, उनको हिंदू धर्म से कुछ सीखना चाहिए। और हम लोगों को मानवाधिकार वो जब बोलते हैं तो हंसी आती। अरे तुम्हारा मानवाधिकार से क्या लेना देना? तुम तो केवल दूसरों को तोड़ने फोड़ने में भरोसा करते हो। यू हैव नथिंग टू डू विथ ह्यूमन राइट्स। यू डोंट नो ह्यूमन राइट्स। ये इन लोगों का आदत होती है सब डायलॉग बाजी बहुत करना, डायलॉग बाजी, हाँ हाँ। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, और मैं तो सुनता बहुत हूँ बड़ी बड़ी बातें और ऑनेस्टी और ये सब, फिर मैं देखता हूँ इनका व्यवहार टोटली डिफरेंट। तो टोटली। वो सिर्फ बोलने की बात थी और करने की बात कुछ और है। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल। बातचीत में और कर्म में कोई संबंध ही नहीं है। नहीं नहीं, पुष्पिता वाणी में ये बहुत आगे हैं। याम इमाम फ्लावरी इंग्लिश। पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति वो वहाँ फ्लावरी इंग्लिश शब्द भी एक चलता है ना, तो ये हाँ, फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं। नहीं लेकिन वो उसमें कोई भगवान भी फल नहीं। बोलते हैं ना, याम इमाम हाँ पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति हाँ, प्रवदन अपश्यता। हाँ तो ये बिल्कुल। भगवान ने तो वेद वाद रथा पार्था नाने अस्थिति हाँ वाद, वो तो अलग बात है, बहुत अलग बात है, उच्चतर की बात अलग है। बात। लेकिन ये तो ऐसे ही एक दूसरे से फ्लावरी लैंग्वेज बोल के ठगते हैं। आपस में ये लोग प्रेम नहीं जानते। नहीं इनको जानते। तो है ना, तो ये क्या दूसरों को सिखा रहे हैं? तो प्रेम प्रेम रखने से होता है? पहले परिवार को तो प्रेम कर लें, पति पत्नी तो प्रेम से रह लें पहले। सब तोड़ फोड़ अलग करना यही इनका स्वभाव है। थोड़ा सीखें। इनको हिंदू धर्म से और ज्यादा धर्म के ज्ञाता विद्वान जानने चाहिए, और आप जैसे लोगों को कुछ इनकी क्लासेस लेनी चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। ये आपस में मिलजुल के रहना सीखें। मैं तो, अगर हम लोग तो ऑलरेडी टाइट है पूरा, अगर कुछ सर्विसेज बढ़ाना पड़ेगा तो भी हमको वॉलंटियर से जितना हम कर सकते हैं वो हो रहा है। लेकिन अभी हाँ बढ़ाने के लिए वी नीड टू सेट अप द प्रोफेशनल सेटअप, हाँ, जरूरी है जरूरी। क्योंकि वो सिर्फ वॉलंटियर से काम नहीं हो सकता। हाँ थैंक यू सो मच, आपने इस पे और दर्शकों को पता लगा कि पहली बार हमने खालिस्तान के इतिहास के पे बात करी है। देखिए, खालिस्तान का इतिहास तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का इतिहास है कि किस तरह उन्होंने भारत को तोड़ने के लिए किया। और कभी कभी हम कभी बर्मा पे भी करेंगे शो, किस तरह ठीक। बर्मा भारत का पार्ट था और उसको हाँ ब्रिटिश इंडिया ने जो तोड़ा है उसको, बर्मा को, विच इज क्योंकि बर्मा अकेले नहीं रह सकता, जगह जैसे उसका लैंड है वो नहीं अकेले नहीं, नहीं रह सकता, इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। आप देखिए जो बंगाली उपन्यासकार हैं, शरद चंद्र बोस वगैरह, वो ऐसे लिखते हैं रंगून जैसे हम लोग दिल्ली और आगरा और मथुरा की बात करेंगे ना, जब करेक्ट, देखो तब। हाँ वहां जाते थे, वो एकदम हमारा पार्ट है। हमारा पार्ट है। बर्मा को भारत से जुड़ना पड़ेगा, म्यांमार को भारत से जुड़ के एक फेडरेशन बनाए, बाद में एक हो जाए, ऐसे करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी, एज यूजुअल आपने बहुत डिटेल दिया। और दर्शकों को भी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि हम लोगों को ये सब बातें लोगों तक पहुंचानी है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हम्म।